नमस्कार, न्यूज़ टुडे लाइव में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं अमित कुमार। नित नए मुद्दे जो है वो जम्मू कश्मीर की सरकार को सीधे तौर पर आहत कर रहे हैं और खास तौर पर इसके निदान के लिए जनता चाहती है कि हम ये सवाल उन इंटेलेक्चुअल पर्सन से करें जो इन बातों का सही तरीके से इसका निदान जनता तक पहुंचा सके। यही वजह है कि इस समय मुद्दा कैट का चल रहा है। कई लोगों को तो शायद इसकी जानकारी भी बेहद कम होगी क्योंकि टेक्निकल एक वर्ड है कैट जो कि सीधे तौर पर जुडिशरी के साथ जुड़ा है, लेकिन आपको बता दें कि इसका ताल्लुक सीधे तौर पर आम जनता तक पहुंचता है। यही वजह है कि आज हम आपके सामने लेकर आए हैं सीनियर एडवोकेट तथा बीजेपी के चीफ स्पोक्स पर्सन एडवोकेट सुनील सेठी जी। सर साहब आपका स्वागत है। सर सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे कि कैट शब्द, क्योंकि इस समय अफरा तफरी का माहौल है, लोगों को ये लग रहा है कि अब जुडिशरी भी जो कानून का उन्हें एक रास्ता था जिसके माध्यम से सर्विस केसेस के माध्यम से उन्हें न्याय मिलता था, वो भी उनके हाथों से छीनकर जो वो चंडीगढ़ पहुंच चुका है। क्या सच्चाई है? देखिए, ऐसा है कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स जो होते हैं 1985 का एक्ट है जिसके हिसाब से ट्रिब्यूनल्स बनते हैं, उन ट्रिब्यूनल्स की जुरिस्डिक्शन होती है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के ऊपर या यूटी के एम्प्लॉइज के ऊपर या सेंट्रल गवर्नमेंट कॉर्पोरेशंस या बॉडीज जो हैं उनके एम्प्लॉइज के ऊपर। और जो स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज होते हैं उनके पास कॉन्स्टिट्यूशन राइट होता था कि वो हाई कोर्ट में जा सकते थे। जैसे जम्मू कश्मीर के लोग जो है गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज जो है वो जाते थे 5 अगस्त 2019 से पहले। अब जब 5 अगस्त 2019 को स्टेट जम्मू कश्मीर की जगह यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर की हुई और यूनियन टेरिटरी लद्दाख की हुई, तो जो एम्प्लॉइज हैं जम्मू कश्मीर के, अब वो एम्प्लॉइज हैं यूनियन टेरिटरी के। और क्योंकि यूनियन टेरिटरी के एम्प्लॉय बन गए तो इसलिए उनके ऊपर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट 1985 अप्लाई कर गया। तो इसलिए जो रेमेडी पहले सर्विस क्लास के पास जो है वो हाई कोर्ट में जाने की थी, जैसे कोई प्रमोशन का मैटर हो गया, ट्रांसफर का मैटर हो गया, सीनियरिटी का मैटर हो गया, ऐसे कोई भी सर्विस के मैटर्स जो हैं जिसमें पहले वो हाई कोर्ट जम्मू कश्मीर में जाते थे, अब उनके पास विकल्प है कि वो कैट सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के पास ही जा सकते हैं। और हाई कोर्ट के पास सिर्फ अपीलेट जुरिस्डिक्शन होगी। कैट का अगर कोई ऑर्डर होता है तो उसके खिलाफ अपील जो है वो हाई कोर्ट में लाई जा सकती है, जो कि डिवीजन बेंच में है। तो क्योंकि ये अगस्त 2019 में ही डिसाइड हो गया था कि यूनियन टेरिटरी बनने के बाद सर्विस क्लास जो जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की है उनकी जुरिस्डिक्शन जो है अब वो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के पास रहेगी, तो नोटिफिकेशन का इंतजार था। लेकिन इससे पहले भी 2019 अगस्त से पहले भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं जो जम्मू कश्मीर में काम करते थे, उनकी जुरिस्डिक्शन जो है वो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल चंडीगढ़ के पास ही थी। उनके केसेस जो है वो चंडीगढ़ कैट के पास ही जाते थे। उनका एक सर्किट बेंच जो है वो जम्मू में आता था, लेकिन वो ऑन एंड ऑफ था, महीने में एक बार आ गई या शायद 2 महीने में भी एक बार आ गई। केसेस जो है वो कम थे। लेकिन आज के दिन में अगर आप देखेंगे तो लोगों का कंसर्न जो है वो बिल्कुल जस्टिफाइड है। तकरीबन 40,000 के करीब केसेस, 38,000 के करीब केसेस जो हाई कोर्ट में अभी पेंडिंग हैं, सर्विस मैटर्स जो है वो हाई कोर्ट से शिफ्ट होंगे और कैट में जाएंगे। तो 40,000 केसेस जो कि शायद हाई कोर्ट की टोटल स्ट्रेंथ ऑफ केसेस जो हाई कोर्ट में पेंडिंग है ऑलमोस्ट उसका 50% होगा या इसके नियर अबाउट होगा। तो आधी हाई कोर्ट की लिटिगेशन जो है वो जब शिफ्ट हो रही है कैट में, और गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जो कि इतने लार्ज नंबर में हैं जम्मू कश्मीर में, उनका कंसर्न होना, उनकी फैमिलीज का कंसर्न होना, एडवोकेट कम्युनिटी का कंसर्न होना, जुडिशरी का कंसर्न होना कि इन हालात में जो है वो क्या लोगों के पास वैसे ही स्पीडली अप्रोच टू जस्टिस होगी, क्या उतनी ही चीफ जस्टिस जो है वो अवेलेबल हो जाएगी, क्या उतनी ही इफेक्टिव जस्टिस मिल जाएगी। तो ये कंसर्न जरूरी है। इसलिए 29 अप्रैल को परसों जब ये ऑर्डर निकलता है, नोटिफिकेशन निकलती है जिसमें कहा कि जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के गवर्नमेंट एम्प्लॉइज और यूनियन टेरिटरी लद्दाख के गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के केसेस जो है अब कैट चंडीगढ़ जो बेंच है चंडीगढ़ वाला उसकी जुरिस्डिक्शन होगी, तो लोगों को ये कंसर्न हो गया। और उसमें कुछ रोल जो है वो कुछ वेस्टेड पॉलिटिकल एलिमेंट्स का भी होता है जिनको लोगों को उकसाने में और अपनी पॉलिटिक्स करने में ज्यादा इंटरेस्ट होता है। वो उकसाने वाला काम भी हुआ कि इसका मतलब ये होगा कि ये केसेस सारे के सारे चंडीगढ़ बेंच में जाएंगे और जो भी गवर्नमेंट का एम्प्लॉय जो है उसको अगर केस करना होगा तो उसको चंडीगढ़ में जाना पड़ेगा केस करने के लिए। इसी तरह ये पैनिक जो है वो एडवोकेट्स में भी ये पैनिक हुआ और कहीं क्रिएट भी हुआ कि केसेस जो है अब चंडीगढ़ जाएंगे तो जम्मू में जो है वो एडवोकेसी की जो है वो संभावनाएं जो है वो कम हो जाएंगी, क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ लिटिगेशन जो बल्क है वो चंडीगढ़ जा रहा है। तो 2 दिन से इसके ऊपर मंथन चल रहा था। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी एफर्ट हुई, जो
जो जम्मू कश्मीर की भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप है उन्होंने भी इसके ऊपर काफ़ी जो है वो तेज़ी से काम किया। सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ भी बात, सेंट्रल पार्टी के हेडक्वार्टर के साथ भी बात जो है वो भी हुई। स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन में भी जो है इस इशू को जो है वो लिया गया। स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ने भी बड़ा इसमें पॉजिटिव रोल जो है वो प्ले किया और लिहाजा आज जो है विद इन 2 days क्लैरिफिकेशन केम कि आप इस चीज़ के मिस इन्फॉर्मेशन में बताइए। केसेस जो कैट में जा रहे हैं जम्मू कश्मीर के, वो जम्मू कश्मीर में ही उनकी सुनवाई होगी। कैट के बेंचेस जो हैं वो जम्मू कश्मीर में होंगे। जो कैट के बेंचेस जम्मू कश्मीर में जो है केसेस की सुनवाई करेंगे, जम्मू में भी करेंगे, कश्मीर में भी करेंगे और केसेस की फाइलिंग जो है वो भी जम्मू में और कश्मीर में 2 जगह रजिस्ट्रीज होंगी जहाँ पे फाइलिंग होगी। ऑनलाइन भी हो सकती है जैसे हाईकोर्ट में हो सकती है। यानी पहले जिस हिसाब ने बताया कि जब स्टेट 370 से पहले यहाँ पर सेंट्रल एम्प्लॉइज का चंडीगढ़ में ही होते थे केसेस, अब इवन उन्हें भी फायदा होगा, वो भी केसेस जो है वो बेंच यहाँ पे। मैं जरूर ये कहना चाहूंगा कि ये कैट की कॉन्स्टिट्यूशन जो जम्मू और कश्मीर में हुई है, इससे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं सिविल सर्विसेज में, अब जो आर्मी के और डिफेंस सर्विसेज के हैं उनके लिए ट्रिब्यूनल अलग से है, लेकिन जो सिविल सर्विसेज के एम्प्लॉइज हैं सेंट्रल के, और उनमें से कुछ सर्विसेज ऐसी हैं जो रिट्स भी फाइल कर सकती थी, उनके लिए भी एक अच्छा विकल्प जो है वो हो गया। स्पीडली जस्टिस उनको भी होगी, क्योंकि पहले उनको वेट करना पड़ता था यहाँ पे महीने के लिए, 2 महीने के लिए डेट्स पड़ती थी, फिर ट्रिब्यूनल कभी आता था कभी नहीं आता था। अब क्योंकि कैट जो है वो जम्मू और कश्मीर, तो उससे पहले नंबर ऑफ केसेस ज्यादा होते थे जम्मू कश्मीर में जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज फाइल करते थे, क्योंकि दूरी हो गई, जहाँ पे फोरम आपने जाना है वो आपसे दूर हो गया, तो इसलिए बड़े जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज, इनकी जेन्युइन प्रॉब्लम्स भी होती थी, लिटिगेशन भी होती थी, वो थोड़ा सा झिझक जाते थे कि इतनी दूर जाना है और फिर वो आएंगे 2 महीने में आएंगे, 1 महीने में आएंगे, पता नहीं आएंगे या नहीं आएंगे। तो अब ये कैट के बेंचेस जब जम्मू और कश्मीर में दोनों जगह पे होंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट के सिविल एम्प्लॉइज जो हैं उनके पास भी बेटर एवेन्यूज हो जाएंगी जस्टिस लेने के लिए। सर, मिस इन्फॉर्मेशन ये भी फैलाई जा रही थी कि जम्मू कश्मीर यूटी बनने के बाद और इसका स्टेट रूट चले जाने की वजह से भी ये एक बड़ा नुकसान जो है वो कैट के माध्यम से हुआ है, लेकिन कैट का तो स्टेट रूट के साथ कोई लेना देना नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। कैट का कंसर्न तो है, क्योंकि अगर जम्मू कश्मीर स्टेट जो है वो यूनियन टेरिटरी बनी तभी तो जुरिस्डिक्शन जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की कैट के पास गई। उससे पहले तो जुरिस्डिक्शन नहीं थी। सेंट्रल एम्प्लॉइज को तो पहले भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज के ऊपर जो है वो कैट की ही जुरिस्डिक्शन थी, लेकिन जो जम्मू कश्मीर के गवर्नमेंट एम्प्लॉइज थे उनके ऊपर जुरिस्डिक्शन कैट की नहीं थी, क्योंकि उसके पहले हाईकोर्ट उसको करती थी। हालांकि प्रावधान है कि आप सेंट्रल स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बना सकते थे, वो कभी बना नहीं, यहाँ पे हाईकोर्ट ही जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज करती थी। अब ट्रिब्यूनल जो है वो उसकी जुरिस्डिक्शन तो आ गई। देखिए, आज के दिन में अगर कोई ये कहेगा कि जुरिस्डिक्शन जो है वो सर्विस मैटर की हाईकोर्ट के पास ही रहे और कैट में नहीं जाए, वो हो नहीं सकता। ये लीगली पॉसिबिलिटी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनली पॉसिबल नहीं है। और सर्विस मैटर के ऊपर आप हाईकोर्ट में सिर्फ अपील में जा सकते हो, पहले आपको जाना तो कैट में ही पड़ेगा। कैट में जाना जो है वो लीगल रिक्वायरमेंट है, उसका चारा नहीं है। लेकिन कैट में जाने के बाद उस कैट के बेंचेस जो है वो जम्मू में और कश्मीर में दोनों जगह ही स्टेशन हो, जहाँ पे वो रेगुलरली काम करे, अनइंटरप्टेडली काम करे, तो वो एक बेहतर समाधान था। मुझे लगता है कि लोगों की जो कंसर्न थे उनको आंसर जो है वो काफी हद तक जो है वो हमने कर दिया। और बाकी आने वाले दिनों में जब ये स्ट्रक्चर खड़ा होगा, जब रजिस्ट्रीज बनेंगी कैट की जम्मू में भी और कश्मीर में भी, और बेंचेस जब जम्मू कश्मीर में आएंगे, तो जो लोगों को किसी को अगर कोई डाउट है, किसी को कोई इसमें कोई शुबा है, तो वो भी दूर हो जाएगा। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट सेंटर में जो बैठी है उनका कंसर्न है, तो वो क्लियर है इस चीज के लिए कि जम्मू कश्मीर के लोगों को ज्यादा बेटर फैसिलिटीज देनी। 370 के जाने के बाद या 35A के खत्म होने के बाद या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की जम्मू कश्मीर पे अप्लाई होने के बाद लोगों को प्रॉब्लम नहीं आएगी, लोगों की प्रॉब्लम खत्म होगी। गवर्नमेंट जो है वो इसी दिशा में कदम उठा रही है। सर, चलिए, कैट का इशू तो बहुत हद तक सॉल्व हो गया। आई थिंक कि पब्लिक को भी काफी ज्यादा इसमें क्लैरिफिकेशन जो है वो आ गई होगी, लेकिन कोर्ट के मामलों में अभी भी कहीं आफ्टर 370 जब से कोर्ट बंद है या 3 महीनों की एक जो गैप पीरियड रहा है, इसी में कोर्ट बंद रही, पहले तो चलती रही थी, तो इसमें कंज्यूमर के रिलेटेड भी केसेस को काफी ज्यादा पेंडेंसी में बढ़ती जा रही है, वो भी एक समस्या का सबब जो है वो साबित हो सकता है। देखिए कि आपका कंसर्न जेन्युइन है, मुझे लगता है कि जेन्युइन कंसर्न है, और इसमें लोगों को भी इसमें काफी दिक्कत आ रही है। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर यूनिट की तरफ से भी हमने काफी बार जो है इस इशू को एडमिनिस्ट्रेशन के साथ लिया है, और मुझे लगता है कि जल्दी ही एडमिनिस्ट्रेशन जो है इसके ऊपर फैसला करके जो है वो करेगी।
असल में 5 अगस्त को जब ये डिक्लेरेशन हुई यूनियन टेरिटरी की, और उसके साथ ही कुछ लॉज जो हैं वो सेंटर के अप्लाई कर गए जम्मू कश्मीर के ऊपर। जो पहले जम्मू कश्मीर के जो लॉज थे वो खत्म हो गए, उसमें से कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट भी था। अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर जो है जो फोरम्स बने हुए थे, स्टेट कंज्यूमर कमीशन था, डिविजनल कंज्यूमर फोरम्स थे जो काम कर रहे थे, वो खत्म हो गए। उसकी जगह जो है वो नए फोरम्स जो है वो क्रिएट करने थे सेंट्रल एक्ट के अंडर। वो रीजनेबल डिस्पैच के साथ हो जाने चाहिए थे, लेकिन अभी तक वो हुए नहीं। ये कंसर्न हमारा भी है। इसमें जो है जरूर है कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो है वो जितनी जल्दी दिखानी चाहिए थी वो दिखाई नहीं गई, और उसकी वजह से हजारों केसेस कंज्यूमर के जो उस टाइम पे पेंडिंग थे फोरम्स में और कमीशन के पास, वो सस्पेंडेड एनिमेशन में है। आज के दिन में वो फाइल्स बंद होके पड़ी हैं। अब उसकी डेट्स वगैरह कोई नहीं है, क्योंकि जब फोरम नए बनेंगे और उसके बाद फिर उन केसेस को शुरू किया जाएगा। और साथ में 5 अगस्त से लेके आज के दिन तक जो लोगों की ग्रीवेंसेस हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर जो कवर होती हैं, उन लोगों के पास तो कोई फोरम नहीं है, कहाँ जाएंगे? इन चीजों को देखते हुए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर फोरम्स का गठन जितनी जल्दी से जल्दी हो जम्मू कश्मीर की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको करना चाहिए, और ये समझना चाहिए कि कंज्यूमर के ज्यादा केसेस वो होते हैं जहाँ पे वो लोग कोर्ट में जाते हैं जो वाकई जो है वो पिसे हुए लोग होते हैं, जिनकी ग्रीवेंसेस की सुनवाई नहीं होती, और कई केसेस कैसे होते हैं कि जिनका जल्दी निपटारा बहुत जरूरी, मेडिकल इंश्योरेंस के केसेस हैं या इंश्योरेंस के बाकी केसेस हैं। सो अगर इस तरह के केसेस होंगे जहाँ पे जिंदगी जो है वो दाव पे लगी है, या किसी की एग्जिस्टेंस जो है फाइनेंशियल एग्जिस्टेंस ही दाव पे लगी, तो उसमें इतना डिले जो होना है, इसके लिए मैं आपके साथ हूँ और जनता के साथ खड़े हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन को इतनी देर लगानी नहीं चाहिए थी, जो जितनी देर उनको लगाई है इसको जल्दी करना चाहिए था। और मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा कि जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन जो है इसके ऊपर जल्दी से जल्दी जो है वो महीनों में नहीं दिनों में फैसला करे, और कंज्यूमर बॉडीज जो हैं उनको इमीडिएटली फोरम्स को क्रिएट किया जाए ताकि लोगों को जस्टिस मिल सके। सर, मैं कुछ ऐसे मुद्दों पे आऊँगा जो कि जनता एक्सपेक्ट करती है कि भाजपा से वो जानना चाहते हैं, क्योंकि अब चीफ स्पोक्स पर्सन भी है पार्टी के। बात रिलेटेड यदि हम स्टार्ट बार एसोसिएशन से ही करें कि हमेशा से जब भी जम्मू की कुछ समस्याएं रहती हैं तो लोगों की तवक्को जो है वो साफ तौर से बार एसोसिएशन के साथ ही रहती है, क्योंकि बार एसोसिएशन समय समय पर आवाज़ें उठाती रहती है। अब जिसने बीते दिन से बार एसोसिएशन ने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से 1 करोड़ की अनुदान राशि जो है वो बार एसोसिएशन के लिए ले आए, जुडिशरी क्लरिकल जो भी है उनके लिए ले आए। पब्लिक का कंसर्न ये था कि बार एसोसिएशन के पास अपने रिसोर्सेज भी काफ़ी ज़्यादा होते रहते हैं, तो ऐसे में पब्लिक के लिए उनकी आवाज़ बुलंद ना करना कहीं ना कहीं उनके लिए एक सवाली निशान जरूर जो है वो उठाए जा रहे थे क्या? क्योंकि हालांकि ये सवाल मुझे एडवोकेट अभिनव शर्मा जी से पूछना चाहिए था, क्योंकि वो बात प्रेसिडेंट है, लेकिन वो थोड़े बीजेपी के भी वो सदस्य रहे हैं, तो ऐसे में आपको ये आपका इसके ऊपर क्या वक्तव्य होगा? देखिए, जब आप बार के रिसोर्सेज की बात करते हैं तो बार के रिसोर्सेज, अगर तो आप फाइनेंशियल रिसोर्सेज की बात करते हैं तो बार के पास कोई ज्यादा फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं होते। बार जो है वो मेजरली डिपेंडेंट होती है, सब्सक्रिप्शन जो है एडवोकेट से मिलती है, उसमें कोई बड़ा ज्यादा पैसा बार के पास ऐसा नहीं होता। लेकिन टू बी फेयर विद द बार, इस बार जो है अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है, लॉकडाउन है, एडवोकेट्स को भी प्रॉब्लम आ रही थी फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी की, जो खासकर जो नए बच्चे हैं जिनके फाइनेंशियल जो है वो बैकिंग उतनी नहीं है, तो उसके हिसाब से बार एसोसिएशन ने जो है वो फैसला किया और उन्होंने अपने जो फंड्स अवेलेबल हैं उनके पास, उसमें से भी तकरीबन मुझे लगता है कि 400 के करीब या 500 के करीब जो है एडवोकेट्स को उन्होंने मंथली सस्टेनेंस जो है वो दी है। उसके साथ ही ये इशू जो है वो लिया गया, और इसमें मैं जरूर कहूँगा कि इसमें बड़ा पॉजिटिव रोल जो है वो चीफ जस्टिस जम्मू कश्मीर ने प्ले किया, और जिनकी इंटरफेरेंस और इंटरवेंशन जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो इसमें मैटर की, जो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ, जो यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो 1 करोड़ की इमदाद जो है वो एडवोकेट्स के लिए जो है अवेलेबल हुई, और वो हाई कोर्ट के डिस्पोजल पे ही रखी हुई है, जिसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जो है वो करेंगे। जहां तक आप बार एसोसिएशन की रीच की बात करते हो, तो मुझे लगता है कि बार एसोसिएशन की रीच जो है वो तो इमेंस है पब्लिक में, गुडविल बार एसोसिएशन की। ये हो सकता है कि कुछ पिछले पास्ट में जो है कुछ मुद्दे ऐसे रहे हों कि जिसमें सेटिस्फेक्शन जो है वो बार के साथ नहीं हो, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों को बहुत बड़ी आशा जो है वो बार से होती है कि जब पब्लिक के इश्यूज होते हैं। उसी को कंटिन्यू करूंगा, इसको सप्लीमेंट इस क्वेश्चन होगा कि
क्योंकि अभी ऐसे मुद्दे कई हैं जो लोग अभी भी बार बार क्वेश्चन मेरे कमेंट बॉक्स में भी बोले जा रहे हैं कि आपको क्वेश्चन जो है वो सर से जरूर पूछे, क्योंकि इंटेलेक्चुअल जवाब मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आपसे। सबसे पहले तो 4G का मुद्दा है, क्योंकि हर कोई जानता है कि 4G को इस समय लोगों को समस्याएं आ रही है। हालांकि इसमें नेशनल सिक्योरिटी का इश्यूज के साथ जोड़कर देखा जा रहा है, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी के साथ साथ एक अभी जिस तरह से भी कहा जा रहा है कि फंडामेंटल राइट्स में से कोप नहीं किया जा रहा। बीजेपी इसको इस एंगल से क्यों नहीं ले रही कि 4G के साथ कई लोगों के घर जुड़े हैं, कई लोगों की एजुकेशन जुड़ी है, कई और मसले उसके साथ जुड़े हुए हैं, कोई बीच का रास्ता क्यों नहीं निकाला जाता? देखिए, ये तो एक बड़ा सेंसिटिव सा इशू है। 4G सर्विसेज का शुरू होना एक बेहतर जिंदगी जम्मू कश्मीर के लिए बहुत जरूरी है, ये इसके ऊपर कोई दो राय नहीं है। यहाँ पे बिजनेस कम्युनिटी के लिए, स्टूडेंट कम्युनिटी के लिए, प्रोफेशनल्स के लिए 4G सर्विसेज अगर शुरू होती हैं तो उससे उनको काफ़ी सहूलियत हो जाएगी, खासकर ये लॉकडाउन के पीरियड के बीच में जब आप फेस टू फेस इंटरेक्शंस जो है वो आपकी बंद है, सोशल डिस्टेंसिंग आप मेंटेन कर रहे हैं। 4G सर्विसेज शुरू होने का मतलब है कि आप वर्चुअल मीटिंग्स जो है वो कर सकते हो, ऑनलाइन मीटिंग्स कर सकते हो, और कोर्ट्स का काम या बाकी ऑफिसेज का काम भी काफ़ी ज़्यादा 4G सर्विसेज पे हो सकता है। इसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी इसको जरूर इम्प्रेस कर रही है कि 4G सर्विसेज जो है वो जल्दी से जल्दी शुरू हो जाए, लेकिन इसके साथ आपको एक दूसरी साइड भी देखनी जरूरी है कि जम्मू कश्मीर स्टेट एक बड़े डिफिकल्ट पीरियड से बाहर निकल रही है। मिलिटेंसी का एक ऐसा दौर हमने देखा है जो कि अनप्रेसिडेंटेड है, शायद हिंदुस्तान में या कहीं भी दुनिया में ज़्यादा ऐसे देश नहीं होंगे जिन्होंने इस तरह की मिलिटेंसी जो है वो देखी हो, जिसमें आपका नेबरर कंट्री जो है वो मिलिटेंसी को स्पॉन्सर करता है, सपोर्ट करता है और उसको सस्टेन करता है एक दूसरे कंट्री में। उस मिलिटेंसी के दौर से हम बाहर निकल रहे हैं। देखिए, ये कश्मीर में भी और जम्मू में भी लोग जो है इस चीज़ को मानते हैं कि जब से 370 और 35A ख़त्म हुए हैं और कॉन्स्टिट्यूशन जम्मू कश्मीर में एस्टेब्लिश हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यहाँ पे अप्लाई किया है, तब से हालात में बेहतरी होती जा रही है और तेज़ी से हो रही है। लेकिन क्या वो उतनी बेहतर हो गई है कि हमारे को नॉर्मल सर्विसेज जो है वो टेलीकॉम सर्विसेज जो है वो शुरू करनी चाहिए? मैं इस पे आंसर दूंगा। 4G सर्विसेज को शुरू करने के साथ ही एक बैलेंस्ड अप्रोच इसलिए भी जरूरी है कि ये नहीं हो कि 4G सर्विसेज शुरू हो जाए और उन 4G सर्विसेज के एब्सेंस में जो मिलिटेंसी का नेटवर्क टूटा हुआ है, आज के दिन में ये भी है कि मिलिटेंसी का नेटवर्क भी तो टूटा है। अगर मिलिटेंसी का नेटवर्क टूटा हुआ नहीं होता तो शायद इतनी इंप्रूवमेंट ग्राउंड पे नहीं होती। अब मिलिटेंसी का टूटा हुआ नेटवर्क है, कहीं वो जुड़ तो नहीं जाएगा। तो एक बैलेंस बनाने की जरूरत है। मुझे लगता है कि इसमें एजेंसीज जो इस पे काम कर रही हैं उनको ये इंश्योर करना चाहिए कि जिस दिन हालात जो है 4G सर्विसेज को रिस्टोर करने के होते हैं उससे एक दिन भी जो है वो ज्यादा डिले नहीं हो और नेशनल सिक्योरिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज किए बगैर 4G जितनी जल्दी से जल्दी रिस्टोर हो सके अच्छी बात है। अभी पीछे देखें आप कि एक मिलिटेंट जो है वो ऑपरेशन में मरता है और उसके जनाजे में लॉकडाउन के बाद जब लोगों को पता है कि कोरोना से लोग मर रहे हैं, 1000 के करीब जो है बंदा जो है उसके जनाजे पे चला जाता है। और अगर उन्हीं दिनों में अगर 4G सर्विसेज रिस्टोर्ड हों तो फिर वो 1000 को 10,000 बनाने में जो है वो मुश्किल नहीं होगी। तो इन हालात को देखते हुए एक बड़ा सेंसिटिव सा डिसीजन है जो शायद पॉलिटिकल डिसीजन नहीं है। ये जो 4G रिस्टोर करने का इशू जो है इसको आप पॉलिटिकल डिसीजन मत समझिए, ये खाली पॉलिटिकल डिसीजन नहीं होगा, ये पॉलिटिकल से ज्यादा जो है ये सिक्योरिटी डिसीजन है। तो इसमें सिक्योरिटी के लिए जो एजेंसी जिम्मेवार हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर को देख रही हैं, यहाँ पे जो पीस मेंटेन कर रही है जम्मू कश्मीर में, उनकी इनपुट लेनी भी जरूरी है। लेकिन हम ये रिक्वेस्ट जरूर करेंगे कि 4G आने से जिंदगी जम्मू कश्मीर में बेहतर होगी, जिंदगी लोगों की आसान होगी, खासकर लॉकडाउन के पीरियड जब तक भी ये रहता है और उसके बाद के हालात भी बेहतर तभी होंगे। आप नॉर्मल लाइफ को अगर पटरी पे लाना चाहते हो तो उसके लिए 4G की रेस्टोरेशन जो है वो जरूरी है। सिक्योरिटी एंगल को देखते हुए जितनी जल्दी से जल्दी हो वो 4G सर्विसेज रिस्टोर करनी चाहिए। बिल्कुल, इन शॉर्ट में आपसे यही जानना चाहूँगा क्योंकि इसकी सबमिशन ये है कि कुछ जस्टिफिकेशन पार्टी से जो है वो लोग चाहते हैं, क्योंकि एक तरफ जब पहले मिलिटेंसी इतनी पीक पर थी तब भी 4G यहाँ पर सुचारू था। जब 3 साल के लिए PDP और बीजेपी की सरकार आती है तो बीजेपी ने साफ तौर से दावा किया था कि यहाँ पर मिलिटेंसी को पुराने दौर से अब कम किया गया है। ऐसे में एक तरफ से पुरानी मिलिटेंसी से ग्राफ को कम करने का बीजेपी का दावा और दूसरी तरफ से अब 4G को बंद कर मिलिटेंसी का जो दावा करना तो कंट्राडिक्ट करता है। देखिए, कंट्राडिक्शन अगर आप देखोगे तो इसमें है नहीं, क्योंकि
अगर आप अगस्त 2019 से पहले के हालात देखें या उसके भी थोड़ी और पीछे चले जाएं, तो मिलिटेंसी को डील करने के लिए जम्मू कश्मीर में हमेशा पॉलिसी ऑफ कंटेनमेंट चलती रही कि मिलिटेंसी को कम कैसे करना है। ये पिछले एक साल का पीरियड एक ऐसा पीरियड है कि जिसमें कंटेनमेंट की पॉलिसी को खत्म किया और हमने अब फिनिश मिलिटेंसी की पॉलिसी को लगाया। अब हम मिलिटेंसी को कंटेन नहीं कर रहे हैं, हम मिलिटेंसी को बिल्कुल जड़ से खत्म कर रहे हैं। तो दो डिफरेंट अप्रोचेज आ गई। पहले जब आप कंटेन करने की कोशिश करते थे, उस कंटेनमेंट की कोशिश में हजारों की भीड़ आ जाती थी, 4-5 हजार की भीड़ भी आती रही, आपने देखा कश्मीर में। लेकिन वो गवर्नमेंट जो इलेक्टेड गवर्नमेंट होती थी उनके लिए वो ठीक था कि अगर बंदे नहीं मर रहे हैं, गड़बड़ नहीं हो रही है ज्यादा, तो भीड़ को चलने दीजिए। अब वो अप्रोच नहीं है। अब अप्रोच ये है कि मिलिटेंसी के लिए जीरो टॉलरेंस है, बिल्कुल भी कहीं टॉलरेंस नहीं होगी। वी हैव टू रिटर्न टू एब्सोल्यूट नॉर्मलसी लाइक एनी अदर एरिया इन द कंट्री। तो इस डिफरेंट अप्रोच के साथ वो शायद जितनी लिवरेजेस पहले अवेलेबल थी वो शायद उतनी अवेलेबल नहीं होंगी। हम इसको जो हमने गार्ड को हाई किया हुआ है इसको लोअर नहीं कर सकते। अगर आप इस स्टेज के ऊपर मिलिटेंसी को दोबारा एक बार फिर रिवाइव होने दोगे अगर जम्मू कश्मीर में, फिर उसका अंत नहीं होगा। अगर अब मिलिटेंसी का दौर आया दोबारा, तो वो मिलिटेंसी का दौर जो है वो 90s के दौर से ज्यादा खतरनाक होने वाला है। हमने अपनी तरफ से रामबाग जो चलाना था वो चला दिया, अब इसके बाद हमारे पास और कोई अस्त्र नहीं है। तो इसको लोअर करने का मतलब है कि हम कंप्रोमाइज करते हैं नेशनल सिक्योरिटी के साथ। एग्जिस्टेंस ऑफ नेशन एज ए यूनिट इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनी अदर थिंग। लेकिन इन पैरामीटर्स को देखते हुए इनके बीच में 4G की सर्विसेज को जितनी जल्दी शुरू होना चाहिए उतना ही करना जो है वो जरूरी है। तो जेके बैंक इश्यूज की बात की जाए तो समय समय पर भाजपा ने उन्हें आश्वासन देते रहे कि आपको बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगा, रिजल्ट निकल आएगा, लेकिन लास्ट में रिजल्ट कुछ बाहर सामने निकल कर नहीं आया। अल्टीमेटली उन्हें अब कानूनी रास्ता अपनाने पर मजबूर होना पड़ रहा है। ऐसे में वो भाजपा इससे ये सवाल पूछना चाहते हैं कि यदि कानूनी रास्ता ही अपनाना था तो फिर पहले जो आश्वासन दिए गए वो आश्वासनों का क्या फायदा रहा? देखिए, जम्मू कश्मीर बैंक की रिक्रूटमेंट जो रिसाइंड हुई है उसको समझना जरूरी है। मैं कोशिश करूंगा कि मैं अननेसेसरली किसी को डिफेंड नहीं करूं। देखिए, जब ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस शुरू हुई तो उस टाइम पे जो क्राइटेरिया फिक्स किया गया डिस्ट्रिक्ट वाइज सिलेक्शन करवाने के लिए, वो क्राइटेरिया ही फॉल्टी था। काफी साल पहले सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट राधाश्याम के केस में और बाकी केसेस में आई जिसमें कहा गया कि डिस्ट्रिक्ट वाइज सिलेक्शन जो है वो नहीं पॉसिबिलिटी होती। ये जानते हुए कि लॉ ऑफ द लैंड वाज कि डिस्ट्रिक्ट वाइज सिलेक्शन नहीं होगी, कंपोजिट सिलेक्शन होगी, इस क्राइटेरिया को जो है वो प्रेस करके एडवर्टीजमेंट निकाली गई, फिर सिलेक्शन क्राइटेरिया अनाउंस किया गया, फिर एक एजेंसी को रिक्रूट किया गया। उस एजेंसी ने भी इसको क्यों नोटिस नहीं किया, ये अलग इशू है। और जब वो प्रोसेस जो है वो शुरू होती है और उसके बीच में ये प्रॉब्लम भी आ जाती है, जब इनिशियल एग्जाम होते हैं, मेरिट लिस्ट बनती है, वो डिस्ट्रिक्ट वाइज मेरिट लिस्ट बनती है, अगर उसमें डिमांड होती है कि डिस्ट्रिक्ट वाइज मेरिट लिस्ट नहीं होनी चाहिए, कंपोजिट लिस्ट होनी चाहिए, तो तब भी ये इशू जो है वो उजागर हो गया कि ये सिलेक्शन क्राइटेरिया में कुछ गड़बड़ है। लेकिन उसको ओवरलुक करके जो है वो सिलेक्शन को कंटिन्यू किया जाता है। वो गवर्नर रूल था उस टाइम पे, गवर्नर साहब की एडमिनिस्ट्रेशन उसको देखना चाहिए था। तो उन बच्चों ने जब अप्रोच किया भारतीय जनता पार्टी को भी, भारतीय जनता पार्टी पीछे नहीं हटी। हमने उनको ये नहीं कहा कि लीगली आपका कुछ नहीं हो सकता इसलिए हम करेंगे नहीं। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर यूनिट के प्रधान रविंद्र रैना जी बच्चों को लेके खुद गए एलजी साहब के पास भी, चीफ सेक्रेटरी साहब के पास भी, ये बात करने के लिए कि विद इन कॉन्स्टिट्यूशनल पैरामीटर्स, कानूनी प्रावधान के बीच में कुछ ऐसा विकल्प निकालने की कोशिश करिए कि जिससे सिलेक्शन प्रोसेस बच जाए। और उसके बाद एक थॉट प्रोसेस शुरू भी हुई, ऐसा नहीं कि शुरू नहीं हुई, एक गवर्नमेंट की साइड से प्रोसेस शुरू भी हुई कि क्या इस सिलेक्शन को किसी तरीके से हम बचा सकते हैं, इस सिलेक्शन को सिलेक्ट लिस्ट को निकाल दें और सिलेक्ट लिस्ट जो है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज की जगह जो है वो पूरे की पूरी एक ही सिलेक्ट लिस्ट निकल जाए। कुछ ऐसा कुछ हो सकता है जैसा कि प्रिलिमिनरी वगैरह में हुआ। लेकिन मुझे लगता है कि गवर्नमेंट के पास जो लीगल ओपिनियंस जो अवेलेबल हुई, गवर्नमेंट के अपने सिस्टम है जिसमें वो ओपिनियंस लेते हैं, बड़े सीनियर लॉ ऑफिसर्स उनके पास अवेलेबल होते हैं, उनके हिसाब से गवर्नमेंट की ओपिनियन ये थी कि अगर आप इसको आप शिफ्ट भी करते हो क्राइटेरिया को तो शायद आप सेव नहीं कर सकते हो। तो इसलिए मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहीं कोई कमी नहीं रही। हमने वो सारी कोशिश की, अगर ये फॉल्टी क्राइटेरिया भी था तो हमने कोशिश ये की कि कानूनी प्रावधान के बीच में रहते हुए कोई रास्ता निकल सके जिसमें बच्चों का करियर भी सेव हो जाए और अगर सिलेक्शन हो जाती है तो उस सिलेक्शन को डिफेंड भी किया जा सके कोर्ट में। लेकिन वो निकल नहीं पाया। अगर ये टेक्निकली फॉल्टी है तो फिर ऐसे में फिर कानूनी प्रक्रिया में भी उन्हें रिजल्ट
देखिए मैं किसी को कानूनी प्रावधान आप इसमें उन्हें आश्वासन ये दे चुके हैं कि अभी जो प्रक्रिया पूरी खत्म नहीं हुई है, अभी कानूनी रास्ता उनके पास है, तो एज पर योर स्टेटमेंट अगर अभी की देखी जाए तो फिर तो उन्हें कानूनी में भी कुछ खास नहीं मिला। देखिए मैं जज नहीं हूँ, मैं जज नहीं कर सकता हूँ। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट के पास जो गवर्नमेंट की ओपिनियन आई, जो गवर्नमेंट के लॉ ऑफिसर है, एडवोकेट जनरल साहब है, बाकी भी उनके होते हैं ऑफिसर्स, तो उनकी ओपिनियन के हिसाब से इस सिलेक्शन को डिफेंड नहीं किया जा सकता था। इसलिए बावजूद इसके कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से डिमांड भी थी, प्रेशर भी था, लेकिन एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने एग्री नहीं किया। अब एक चीज समझिए कि ये पॉलिटिकल गवर्नमेंट नहीं है, दिस इज गवर्नमेंट व्हिच इज बेसिकली बीइंग रन बाय द ब्यूरोक्रेट्स। उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, जी इज रिप्रेजेंटेटिव, लेकिन वो कितनी हद तक, ये पॉलिटिकल गवर्नमेंट नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो है वो गवर्नमेंट को नहीं चला रही है। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करने के बाद भी जब गवर्नमेंट की ये ओपिनियंस उनके पास आती है कि हम इसको डिफेंड नहीं कर पाएंगे, दैट इज द रीजन द गवर्नमेंट हैज गॉन फॉर दिस। लेकिन मैं ये नहीं कहता हूँ कि लोग अगर कोर्ट में जाएंगे तो उनका केस बनेगा नहीं। ये फैसला करना जज का काम है कि केस जो है वो गवर्नमेंट की ओपिनियंस जो है वो जेन्युइन है, या जो बच्चे कहते हैं कि कानूनी प्रावधान होने के बावजूद जो है इसमें से कोई बीच का रास्ता निकल सकता है। तो वो बीच का रास्ता क्या हो सकता है? ये हो सकता है जब बच्चे कोर्ट में जाएंगे तो उनको इस चीज के बारे में डिस्कशन होगी, और कोर्ट से जब जजमेंट आती है तो दैट डेफिनेटली विल बी बेटर देन द ओपिनियंस ऑफ द ऑफिसर्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, जिन्होंने ओपिनियन दी कि इस सिलेक्शन को डिफेंड नहीं किया जा सकता। चलिए, ये सारे क्वेश्चन तो वो थे जिसमें भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं थी, इस समय लेफ्टिनेंट गवर्नर यूटी सरकार चल रही और उससे पहले गवर्नर की थी। लेकिन एक ऐसा मुद्दा है जो भाजपा से ही के दौरान ही हुआ है, वो है SRO 202 का मामला। जी, वो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी गलती की थी, लेकिन उन्होंने अपनी गलती को मान लिया। बीजेपी कहती है कि SRO 202 जो है उसके ऊपर भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। क्या बीजेपी पहले मानती है कि ये गलत है या उसे सही ठहराती है? नहीं, SRO 202 गलत नहीं है। हमने कभी भी नहीं कहा कि SRO 202 गलत है। आपको उन हालात को देखना पड़ेगा। देखिए, जब SRO 202 आता है तो SRO 202 के टाइम पे नंबर ऑफ वैकेंसीज आपके पास कितनी है और नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स कितने हैं। अगर आपके पास देने के लिए 500 ही नौकरियां हैं और लेने के लिए 5000 आदमी हैं, तो एक तो ये तरीका था कि हम 500 नौकरियां ही देते, उन्हीं लोगों को 500 जो पार्टिसिपेट करते हैं 4500 को हम कहते कि हमारे पास नौकरी नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट के रिसोर्सेज लिमिटेड थे। 202 में गवर्नमेंट ने, तब जो गवर्नमेंट थी, भारतीय जनता पार्टी वाज पार्ट ऑफ इट, तब ये डिसाइड किया कि अगर हम सैलरी को कम करें, रेस्ट्रिक्ट करें और नई रिक्रूटमेंट प्रोसेस इशू की जाए जिसमें नौकरियां जो है वो ज्यादा बढ़ा दें, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो है वो एडजस्ट हो सके। तो 202 जो है उसके हिसाब से रिक्रूटमेंट हुई। देखिए, 202 की जब रिक्रूटमेंट होती है तो नोटिस में, एडवर्टीजमेंट नोटिस में पता है हर किसी को कि हम जिस रिक्रूटमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसमें ये रेस्ट्रिक्शन है, उसमें ये पे ग्रेड रेस्ट्रिक्टेड रहेगा, हमारी सैलरीज जो है वो रेस्ट्रिक्टेड रहेंगी। ये जानते हुए भी बच्चों ने अप्लाई किया और नौकरियां ली। उसमें कोई ऐसी कमिटमेंट तो कहीं नहीं थी कि हम आपको रेगुलर एम्प्लॉइज के ग्रेड कभी भी देंगे। ऑप्शन भी कोई नहीं। देखिए, मैं आपको क्लियर करूं, उसमें ये नहीं थी कमिटमेंट कि हम रेगुलर ग्रेड्स आपको कभी देंगे। वो ज्यादा लोगों को एडजस्ट करने की कोशिश थी। उतने लोगों को रेगुलर ग्रेड देने के लिए फाइनेंशियल कैपेसिटी जो है वो गवर्नमेंट के पास थी नहीं। लेकिन ये सिचुएशन अब चेंज हुई, ये सिचुएशन चेंज हो जाती है। अगर तो स्टेट गवर्नमेंट ही रहती तो शायद जो मैं कह रहा हूँ वही जस्टिफाई होता कि स्टेट गवर्नमेंट ने कभी कमिट किया ही नहीं कि हम आपको रेगुलर ग्रेड पे लाएंगे, इसलिए हम तो कुछ कर नहीं सकते क्योंकि आप लोगों ने तो जानबूझ के नौकरियां वही ली हैं। लेकिन सिचुएशन चेंज हो गई। सिचुएशन चेंज इस तरह होती है कि स्टेट गवर्नमेंट की जगह यूनियन टेरिटरी बन गई। जब यूनियन टेरिटरी बन गई तो सारे के सारे एम्प्लॉय जो है वो यूनियन के एम्प्लॉय हो गए। अब यूनियन के एम्प्लॉय में यूनियन में जो है प्रावधान नहीं है इस तरह का 2202 के टाइप का कोई भी। अब ये एक स्पेशल कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉय बनता है। ये स्पेशल कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉइज जो कि एक स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव के अंडर जिनकी अपॉइंटमेंट होती है, जो कि विच इज नॉट पैरामेटेरिया विद द नॉर्मल रिक्रूटमेंट प्रोसेस। तो मुझे लगता है कि इनका राइट चाहे है या नहीं है, 202 में जो बच्चे अपॉइंट हुए हैं उनका राइट चाहे रेगुलर ग्रेड लेने का है या नहीं, वो एक क्वेश्चन हो सकता है जिसके बारे में डिफरेंट ओपिनियंस आ सकती हैं। लेकिन क्योंकि अभी यूनियन टेरिटरी के एम्प्लॉइज हो गया तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की भी डिमांड ये है कि 202 में जो बंदे अपॉइंट हुए हैं, क्योंकि अब यूटी के एम्प्लॉइज हो गए हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आ गए हैं, तो इसलिए 202 के एम्प्लॉइज के बारे में भी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसको एक जरूर एक कंसिडरेट ओपिनियन देनी चाहिए, एक कंपैशनेट ओपिनियन
कंसिडरेशन के अंदर इन लोगों को भी कंसिडर करना चाहिए कि हम इनको भी जो है वो रेगुलर ग्रेड में जो है हम शिफ्ट कर सकते लेकिन सर आप कानूनी जानकार हैं, जब उस तरह की रिक्रूटमेंट SR 202 लगाया गया उस समय भी जो रिक्रूट किए गए उनके लिए सेक्शन 14 और 16 की अवहेलना तो थी, इक्वल वर्क इक्वल पे की बात उनके साथ नहीं की गई। इसके अलावा तब भी लॉ कमीशन ने रिकमेंडेशन दी थी कि इन लोगों के साथ इनजस्टिस हो रहा है और इसे रिवर्ट जो है वो करना चाहिए। नहीं, वैसे ऐसा नहीं होता है। 14 और 16 की जो कंसेप्ट है वो यहाँ पे अप्लाई नहीं करता, क्योंकि आप अगर एक रिक्रूटमेंट ड्राइव में आप पैरामीटर्स फिक्स करते हो और फिर लोग जो उस पैरामीटर्स के अंडर अप्लाई करते हैं उनको एस्टापल होता है। वो प्रिंसिपल ऑफ एस्टापल में वो क्लेम नहीं कर सकते हैं। पैरिटी तब क्लेम होती है कि अगर आप रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है, आपकी रिक्रूटमेंट प्रोसेस और बाकी लोगों की रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है वो सेम रही हो, लेकिन जब आपको पहले देखिए ऐसा है कि जैसे आप NHRM डॉक्टर्स का भी तो यही इशू है। वो कहते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट के जो डॉक्टर्स हैं उनकी पे जो है वो हमारे से 3 गुना ज्यादा है। हम भी तो वही डॉक्टर हैं, हम भी तो वही जॉब कर रहे हैं, वही ड्यूटीज हम भी देते हैं, लेकिन हमारी पे क्यों कम है? क्योंकि उनकी रिक्रूटमेंट प्रोसेस डिफरेंट है। नोटिफाइड रिक्रूटमेंट प्रोसेस में जब भी पे ग्रेड नोटिफाई हो जाते हैं कि आप इसमें काम करोगे और आप उसको देखते हुए उसको एक्सेप्ट कर लेते हो, फिर आप वापस पैरिटी क्लेम करने के लिए नहीं आते। लेकिन ऑल सडन मैंने आपको पहले ही कहा कि 202 वालों का चाहे राइट होगा या नहीं होगा, लेकिन क्योंकि अब वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय बन गए, यूटी के एम्प्लॉय है, इसलिए यूटी में रहते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट को उनके बारे में एक कंपेशनेट और कंसिडरेट ओपिनियन लेके उनके केसेस को भी कंसिडर करना चाहिए कि उनको भी हम पे स्केल जो है, पे ग्रेड जो है वो नॉर्मल रेगुलर एम्प्लॉय की तरह दे सके। और इसी तरह की बाकी सर्विसेज भी जिसमें चाहे राइट है या नहीं है, लेकिन जिसमें इक्वालिटी का कंसेप्ट कहीं पे दिखता है कि उसकी इन्फ्रिंजमेंट हो रही है, गवर्नमेंट को कंसिडर, गवर्नमेंट वही है जो लोगों की भलाई के लिए कर सकता है। लास्ट में पब्लिक ये इंप्रेशन ले ले कि यदि वापस स्टेटहुड की डिमांड की जाती है तो उसमें जनता का नुकसान होगा, क्योंकि यूटी में रहते हुए शायद SR 20 हट जाए, लेकिन स्टेटहुड आने के बाद फिर से हमारी जो मैं ऐसा कोई डर जो है वो जनता के दिमाग में नहीं डालना चाहता हूँ कि स्टेट आने से जो है आपको नुकसान हो जाएगा। स्टेट का आना या नहीं आना वो जो हालात यहाँ पे सिक्योरिटी के हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा। प्राइम मिनिस्टर जी ने भी कहा है, होम मिनिस्टर जी ने भी कहा है कि जैसे ही हालात जो है वो नॉर्मलसी यहाँ पे पूरी मेंटेन हो जाएगी तो हम यूनियन टेरिटरी से दोबारा स्टेट बन जाएंगे। उसके ऊपर ओपिनियन हम दे नहीं सकते। अगर ये होता है कि 202 के अंडर जो एम्प्लॉइज हैं अपॉइंटेड जो हैं उनको सेंट्रल गवर्नमेंट कंसिडर करती है और उनको रेगुलर पे ग्रेड पे ले आती है बाकी एम्प्लॉइज की तरफ से, और अगर यूनियन टेरिटरी दोबारा स्टेट बनती है तो उनसे कोई वापस नहीं लेगा, इस चीज की आपको बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन आपसे, क्योंकि आप बीजेपी के डिसिप्लिनरी कमेटी के भी अध्यक्ष हैं, तो ऐसे में जनता के समय भाजपा के नेताओं को बहुत ज्यादा गुस्सा है। गुस्सा इस वजह से है उनकी कथनी और कथनी में जमीन आसमान का अंतर रहता है। क्या डिसिप्लिनरी कमेटी में ऐसा भी कोई प्रोविजन है? यदि कहाँ पे है, पार्टी का यदि कोई, क्योंकि पार्टियों के जो दावे इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं कि पब्लिक के जब वो दावे पूरे नहीं होते तो उनकी शिकायतें साफ तौर से रह जाती है कि पार्टी के नेता अपने ही बिहार पे कुछ इतना ज्यादा बोल देते हैं जो कि जमीनी सतह पर पॉसिबल भी नहीं। देखिए बताइए ना किसके साथ शिकायत है? ये पॉलिटिक्स है और पॉलिटिक्स में हर बंदे को अपनी बात कहने का पूरा हक है। अगर भारतीय जनता पार्टी अपनी बात कह सकती है तो कांग्रेस भी कहेगी, PDP भी कहेगी, नेशनल भी कहेगी, अब तो अपनी पार्टी है वो भी कहेगी। अब पॉलिटिक्स में पॉलिटिक्स होना जरूरी है, कोई भी किसी के ऊपर कोई भी एलिगेशन। अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक इंस्टेंस है इनडिसिप्लिन का, भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता के बारे में स्पेसिफिक इंस्टेंस इनडिसिप्लिन का है, आप लोग अप्रोच कर सकते हैं भारतीय जनता पार्टी की जो अध्यक्ष हैं जम्मू कश्मीर, उनको अप्रोच करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमारे भारतीय जनता पार्टी ने कभी लिहाज नहीं किया, हमने अपने सिटिंग MLA को निकाल दिया। डिसिप्लिन के मामले में कोई लिहाज नहीं। मेरा कंसर्न ये है कि इस समय भाजपा भी बतौर सत्ता में नहीं है, वो एक पार्टी है जैसे अन्य पार्टियां हैं, लेकिन यदि डोमिसाइल अमेंड होने के बाद भाजपा यदि कुछ नेता ये कह सकते हैं कि ये हमने अमेंडमेंट करवा के लाया, तो जब जो खामियां नहीं हो पाती हैं, जो चीजें रह जाती हैं, उसके लिए भी भाजपा के नेताओं को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूर लेनी चाहिए। तो इस तरह डोमिसाइल का इशू हो या कोई भी इशू हो, जो इश्यूज पब्लिक को कंसर्न करते हैं उसके बारे में आवाज पॉलिटिकल पार्टी को उठानी ही पड़ती है, उठानी ही चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने भी वो आवाज उठाई। जब डोमिसाइलरी के लिए अगर आप मेरे से जाती तौर के ऊपर पूछोगे तो जो डोमिसाइल का जो ऑर्डर निकला था उसमें कोई गलती नहीं थी, शायद जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए था, लेकिन लोग तैयार नहीं थे। अब लोग को तैयार
उकसाने के ऊपर नहीं थे या उनकी अपनी समझ के हिसाब से वो तैयार नहीं थे। लेकिन जब लोग तैयार नहीं है किसी सिचुएशन के लिए, तो जबरदस्ती उस सिचुएशन को इम्पोज करने का कोई पर्पज नहीं है। जब सिचुएशन हालात बदलेंगे, शायद लोग फिर तैयार हो जाएंगे, वही हालात होंगे। तो भारतीय जनता पार्टी ने यही बात की, उन्होंने कहा कि लोग अगर तैयार नहीं है मेंटली इस चीज को लेने के लिए, तो इसको डेफर करते हैं, इसको चेंज कर देते हैं। वो चेंज हो गया। ऐसे ही जैसे कोई भी इशू जब आता है, देखिए भारतीय जनता पार्टी से आप ये उम्मीद मत करिए कि कोई इशू पब्लिक काज का आएगा और हम उस पर चुप कर जाएंगे या उसको लोगों के बारे में बात नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी में ये भी कभी नहीं होगा। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ, ये भी कभी नहीं होगा कि पब्लिक एक साइड पे हो और पार्टी दूसरी साइड पे, वो भी कभी नहीं होगा। जिस साइड पे जनता जाएगी, पार्टी को उसी साइड पे जाना पड़ेगा। पार्टी एग्जिस्ट ही करती है जनता के बीच में खड़े होके, जनता के साथ चल के। ऐसा कभी इशू आपको कोई दिखेगा नहीं कि जिसमें जनता अलग से हो जाए और हम पार्टी के तौर के ऊपर अलग से कहीं गवर्नमेंट को डिफेंड कर। हम गवर्नमेंट को छोड़ सकते हैं लेकिन जनता को नहीं छोड़ सकते। तो अगर चॉइस गवर्नमेंट और जनता के बीच में होगी तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो जनता के साथ ही रहेगी। बिल्कुल, और इसी तरह की उम्मीद जनता भी जो है वो भाजपा के नेताओं से करती है। तफसील से सर आपके साथ बात हुई और उम्मीद है कि जनता को सभी मुद्दों के बारे में विश्लेषण जो है वो उनको होगा। लेकिन बड़ी बात यही है कि अभी भी राजनीति कई लीडरों के साथ शिकायतें हैं जो कि समय समय पर हम उठाते रहेंगे ताकि लोगों की जो आकांक्षा है वो पूरी हो सके। सर आप हमसे जुड़े बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल आप जुड़े ही न्यूज़ टुडे न्यूज़ के साथ। मुझे अनिल कुमार और पीकल मैर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।